मेरा नाम अदिति है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे चेहरे से मुस्कुराहटें गायब नहीं हो रही थीं। मैं दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। मेरी शादी मेरी माँ की सहेली के बेटे से हो रही थी। मेरी माँ की सहेली कानपुर में रहती थी और मेरा बचपन से ही आदेश से रिश्ता तय हो चुका था। पहले पहले तो हम लोग कानपुर महीने 2 महीने की छुट्टियों में जाते थे। अनिका आंटी वैसे तो हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन मुझ पर तो वह जान छिड़कती थीं। बचपन से ही मैं यह सुनती रही थी कि मैं आदेश की होने वाली पत्नी हूँ। इसीलिए उम्र के साथ साथ मेरी आदेश से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। काफी सालों से मैं कानपुर नहीं गई थी और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और फिर पढ़ाई के सिलसिले में मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हाँ, मेरी माँ 1 साल बाद चक्कर लगा लेती थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस भी लौट आती थी। आदेश की बहुत तारीफ करती थी। कहती है, अपने दोनों भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ है। उसकी तारीफें सुन सुनकर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत भर चुकी थी। इस बार आंटी ने फोन किया तो कहने लगी, मेरी बेटी अब मुझे दे दो। अदिति मेरे आदेश की पत्नी है। मेरे माँ बाप को भला क्या ऐतराज होना था। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा भाई था जो पापा की दुकान संभाल रहा था। पापा के साथ काम करता था। मुझसे छोटी 3 बहनें थीं जो स्कूल में पढ़ती थीं। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था। मेरी माँ ने मुश्किल से मेरा दहेज बनाया था। शादी की बात सुनकर पापा कुछ घबराए थे। कहने लगे, कुछ ही महीने में शादी की तारीख रख तो दी है। मैं रहा हूं, इस महंगाई में बेटी को रुखसत करना एक बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई है। तुम जानती भी हो कि वह लोग खाते पीते घराने के हैं और लोगों का मेल जोल भी ज्यादा है। दोनों बड़े बेटे तो इसी इंतजार में हैं कि आदेश की शादी हो तो वह अलग हो जाए। जाहिर है, दहेज में हर चीज देनी पड़ेगी। मेरी अम्मी कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं? मेरा जितना भी जेवर पड़ा है उसे बेचकर आप सारे पैसे उनको भिजवा दीजिएगा। वहां से आदेश अपनी मर्जी का फर्नीचर ले लेगा। आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। बंगलौर से कानपुर जाते हुए फर्नीचर रास्ते में ही आधा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और भी मैंने कुछ बना रखा है। आप फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मेरी अम्मी ने हमेशा मेरे पापा का साथ दिया था। अब मैं यह सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि आदेश दहेज लेने से मना कर देता। खैर, शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बेहद खुश थी। मेरी बारात आई तो मैं बेहद खुश थी, जिसमें सिर्फ आदेश था, मेरी सास थीं और उनके दोनों बेटे और बहुएं थीं। आदेश के पिता का वैसे भी इंतकाल हो चुका था। बाकी रिश्तेदार वहीं कानपुर में इकट्ठे हुए थे। कुछ घंटे बाद ही हमारी वापसी भी थी। अम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन ही गुजार लो, लेकिन वह लोग कहने लगे, नहीं, वहां भी हमने अदिति के लिए बहुत शानदार वेलकम करना है। खैर, कुछ घंटे बाद मैं दुल्हन बनी कार में सफर कर रही थी। यह सफर मैंने अपनी जेठानियों के साथ किया था, जो मुझसे हंसी मजाक कर रही थीं। वक्त का पता ही नहीं चला। कानपुर पहुंचकर मुझसे छोटी मोटी रस्मों के बाद मुझे आदेश के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफी बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी काफी खूबसूरत लिया गया था। कमरा फूलों से महक रहा था। आदेश कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। अब तक अम्मी से मैंने आदेश की इतनी तारीफें सुनी थीं। मुझे लगता था वह एक खूबसूरत, हैंडसम लड़का होगा, देखने में हजारों में एक होगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क होता, उतना कम था। आदेश कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका लीं। 5 मिनट तक वह मुंह से कुछ नहीं बोला था, न मेरी तारीफ में, न मेरी मोहब्बत में। न जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह लंबे लंबे सांस भर रहा हो। धीरे से नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थीं। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में ऐसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी उसकी यह हालत क्यों हुई है। मैंने कहा, आदेश, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? आदेश के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ, मोहब्बत करती हूँ आपसे, तभी तो आज आपकी पत्नी बनी आपके पास बैठी हूँ। मेरा यह कहना था कि उसने मेरा हाथ जोर से दबोच दिया। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया था कि मैं चिल्ला उठी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। आदेश, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा था जैसे वह आदमी अपने होश और हवास में न हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा।
मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी की रात ऐसी भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं थी जो उसने मुझे उस रात नहीं दी थी। हर तकलीफ को वह मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसने मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियों को दबोच कर तोड़ा था। कई चूड़ियां मेरी कलाई में घुस गई थीं। शादी के नाम पर मैंने ये रात बड़ी ही तकलीफ में गुजारी थी। उसने मेरे बाजू पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब चिल्लाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता, कहने लगता, तुम्हारी आवाज बाहर न जाए। बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हमारी मोहब्बत हो रही है। पति पत्नी का पर्दा होता है। मेरी मोहब्बतों को सहने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो ऐसी ही है। जो मतलब आदेश ने मुझे मोहब्बत का समझाया था और बताया था, मुझे मोहब्बत लफ्ज से नफरत हो चुकी थी। सुबह तक मैं अपनी उजड़ी हुई हालत पर रोती रही और वह आराम से बेखबर सो रहा था। पूरे बिस्तर पर मेरी चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं, मेरी जिंदगी की तरह। शादी की यह रात हर लड़की के लिए यादगार होती है और पति पत्नी मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं, ताकि यह रात पूरी जिंदगी याद रह सके। लेकिन मैंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी कि अब भी मैं अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपनी बिखरी हालत के साथ कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कपड़े तक उस आदमी ने बेदर्दी से फाड़ दिए थे। वह इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि कोई भूखा भेड़िया है। उसने तो मुझे कपड़े बदलने तक का रात को मौका नहीं दिया था। मैं जैसे बैठी थी मुझ पर वैसे ही टूट पड़ा था और अपना जुनून उसने मेरे बदन पर निकाला था। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। नहाकर वापस आई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी सास और मेरी जेठानियां मेरे ही इंतजार में बाहर बैठी हुई थीं, क्योंकि आदेश तो दरवाजा खोलकर दोबारा सो चुका था। मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर तीनों की रंगत सफेद हो गई थी। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, अदिति, ये सब क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत। आपके बेटे ने रात भर यही तो मोहब्बत की है मुझसे। यह कहकर मैं रोने लगी। सास ने उसी वक्त मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मेरी जेठानी से कहने लगी, तुमने आदेश को दवाई वक्त पर नहीं दी थी क्या? ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। किस चीज की दवाई? वह कहने लगी, अम्मी जी, मैंने तो दवाई दे दी थी। आदेश के हाथ पर भी रखी थी। कहा भी था कि मेरे सामने ही खाओ, लेकिन आपको तो पता है उसे कितनी जल्दी होती है। कहने लगा, आप जाइए यहां से, मैं खा लूंगा। सास कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है, चुपचाप खड़ी रहा करो। जब तक वह दवाई न खा ले, उस वक्त तक कमरे से बाहर मत आया करो। वह कहने लगी, बहुत संभाल लिया हमने आदेश और उसकी जिम्मेदारियों को। अब आ गई है ना उसकी पत्नी, यह सब अब उसकी जिम्मेदारी है। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे नाश्ता भी करवा दिया। कहने लगी, आदेश को थोड़ा सा दिमागी मसला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दिमागी मसला? आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा कि पहले नहीं बताया? अरे मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है, बस थोड़ा सा दिमागी डिप्रेशन का शिकार हो गया है। गुस्से का थोड़ा तेज है, अपने मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ने कहा था शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो रात को उससे कुछ भी नहीं कहा था जो उसे बुरा लगता। उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं की थी, फिर भी उसने मेरा यह हाल किया है। मैं अब उसके सामने नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं, रात उसने ठीक से दवाई नहीं खाई थी। अगर दवाई खाई होती तो तुम्हारे साथ ऐसा न करता। मैंने कहा, कुछ भी हो, मगर अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। अगर उसके साथ कोई मसला था तो आपको पहले इलाज करवाना चाहिए था। कहने लगी, फिर मुर्गी की वही एक टांग। अरे बाबा, कह तो रही हूं उसकी बीमारी का हल शादी था, इसीलिए मैंने कर दी। तुम्हारी मोहब्बत पाएगा तो ठीक हो जाएगा, और मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा, आपको बताऊं आपका बेटा क्या है? मैंने अपने बाजू पर सिगरेट का जख्म देख लिया। ये देखकर मेरी सास बुरी तरह चौंक गई थी और फिर नजरें चुराने लगी। मैंने कहा, ये उसकी मोहब्बत है। कहता है मेरी मोहब्बत ऐसी ही है। मैंने ऐसे ही मोहब्बत सही है? पूरी रात मेरी सास नजरें चुराने लगी। ठीक हो जाएगा वह धीरे धीरे, बस तुम सब्र से काम लो। कहने लगी, देखो ना तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है, लाखों का दहेज बनाया है। उसने पूरी बिरादरी में तुम्हारा बाप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर तुमने जरा सी बात पर तलाक ले ली
और यहाँ से चली गई तो सोचो कितनी बदनामी होगी तुम्हारे बाप की। तुम्हारी तो 3 बहनें और भी बैठी हुई हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा सब्र से काम लो तो आदेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों का ऐसा कहना है, और उसका इलाज शादी ही था, तो शादी के बाद वह ठीक ही हो जाएगा। मैं चुप हो गई। शादी तो मेरे बाप ने वाकई ही कर्ज उठाकर की थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर चीज एक से बढ़कर एक दी थी। मेरे बाप की तो कमर ही रुक गई थी। बाद में मैंने सोचा, सास की बात इतनी भी गलत नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसके बाद कई दिन तक आदेश ने मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज मेरे लिए हुक्म की तरह होता था। वह कहता, दिन को रात कहो, तो मैं दिन को रात कह देती थी, क्योंकि मेरी सास की नजर में यही उसका इलाज था। एक दिन कहने लगा, मेरे लिए मीठी खीर बनाओ और मेरे खाने में मिर्चें मत डालना। मैं फौरन से किचन में आ गई। लंच बनाकर जब मैं कमरे में गई तो वह सो चुका था। मैंने उसका लंच ढक दिया और बाहर किचन में आ गई। उसके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरी सास ने बताया था कि उसके खाने में मिर्चें नहीं डालनी हैं। मैंने उसके लिए फीका खाना बनाया। अभी उसका खाना बनाकर फ्री हुई थी कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। फौरन से भागती हुई कमरे में गई तो मेरी सास पहले से मौजूद थी। आदेश कह रहा था, इससे बोलो कि आज के बाद मेरा खाना न बनाए। मैंने कहा भी था मुझे मीठी खीर बनाकर दे, इसने उसमें मिर्चें डालकर दी। मैंने कहा, मैं मिर्चें क्यों डालूंगी? कहने लगा, इसलिए ताकि मैं कभी भी ठीक न हो सकूं। माँ, यह मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो हैरान परेशान सी खड़ी थी। मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा कितना साथ दे रही हूं, और एक तुम हो कि मेरे बेटे की दुश्मन बनी बैठी हो। मैंने कहा, अम्मी जी, आप ये खाकर देखें, मैंने इसमें चीनी डाली थी। वह कहने लगा, हाँ, खाकर देख लो कितनी मिर्चें हैं इसमें। जब वह खीर मेरी सास ने खाई तो सिसकी लेने लगी। इसमें तो सच में मिर्ची थी। कहने लगी, ये देखो ऊपर से ही नजर आ रही है, क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने यह मिर्ची नहीं डाली। वह कहने लगा, फिर किसने डाली? तुम ही यह रखकर गई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। आदेश मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मिर्ची डाली किसने थी, क्योंकि मैंने तो मिर्ची नहीं डाली थी। लेकिन मुझे जल्द ही चल गया था कि वह मिर्ची आदेश ने डाली थी। मैं कपड़े निकालती तो कपड़े इस्त्री करती तो पूरे कपड़े दोबारा जमीन पर फेंक देता, कहता, नहीं, दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे से इस्त्री नहीं किए हैं। और तुम क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने चली आई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई थी, क्योंकि आदेश जो कुछ करता था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को वह किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता और दिन के वक्त मेरे किए हुए काम बिगाड़ता रहता। कभी कहता, तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो। कभी मेरे खाने में मिर्चें डाल देता और कहता, तुमने डाली हैं और तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता था जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मैं यह दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोचकर रोती रहती कि अभी तक तो उनके सर से कर्जा ही नहीं उतरा था। मेरी माँ का भी फोन आया था। कहने लगी, जी तो चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन बंगलौर से कानपुर जाने आने का खर्चा बहुत हो जाएगा, और हम तो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हैं। तुम्हारे ससुराल पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ नहीं आ सकते। इतने खर्चे का सोचकर हम चुप हो जाते थे। खैर, मैंने अपने माँ बाप को आदेश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और अपने आप को आदेश के रवैये के लिए तैयार कर लेती थी। इंसान उतना ही सह सकता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। उस दिन भी मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। आदेश कह रहा था, मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। वह काम पर नहीं जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्चा उठा रहे थे। उसकी दवाइयां भी वहीं लाते थे। मैं चकराते सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए उधर ही बेहोश हो गई थी। जब होश आया, अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसकी खुराक का ख्याल रखें, यह बहुत कमजोर है। इस तरह अगर इसकी हालत खराब रही तो इसकी प्रेगनेंसी को भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद से हो चुकी थी और मुझे यह समझ नहीं आ रहा था मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर सर पकड़कर रोना चाहिए। हाँ, मेरी सास बहुत खुश थी। कहने लगी, अपना बच्चा होगा तो देखना, आदेश जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
कुछ दिन तक मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती रही, मुझे अपने पास सुलाती थी। अगर आदेश के पास जाओगी तो वह तुम्हें डांटेगा और इस तरह मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी एक ही हफ्ता गुजरा था कि आदेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कहने लगा, अदिति मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? तुम मेरी पत्नी हो ना, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा, आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि तभी वह किचन में आ गया। कहने लगा, क्या मसला है? शराफत से मेरे कमरे में चलो। मैंने कहा, सुनो, मैं उम्मीद से हूं और डॉक्टर ने एहतियात का बताया है। कहने लगा, तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गया। तभी मेरी सास आ गई। कहने लगी, छोड़ो इसका हाथ, यह अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कहने लगा, क्यों नहीं जाएगी और कैसे नहीं जाएगी? शौहर की आवाज सुनकर मेरे जेठ और मेरी जेठानी भी कमरे से बाहर आ गए थे। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा, मरने दें, मेरा बच्चा है। कुछ भी हो, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे मेरे कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यहीं पर इसके कपड़े फाड़ दूंगा। उसमें तो जरा सी भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतारकर फेंक दिया था, और इससे पहले वह कोई और गलत हरकत करता मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, चलो कमरे में, जो तुम चाहते हो कर लो, पर यहां पर तमाशा मत बनाओ, सबके सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। कहने लगा, आ गई ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम्हें। वह मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उस रात मेरी चीखें शायद सबने सुनी और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी, काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अभी मुझे इस घर में 5 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मेरी सफेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया। मेरी हालत देखकर तो मेरे बाप और मेरी माँ भी सदमे से रह गए थे। कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो पहचानने में भी नहीं आ रही हो, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? मैंने कहा, शायद उम्मीद से हूं, इसीलिए कमजोर हो गई हूं। मेरा भाई मुझे रोज फल लाकर देता। मेरे पापा ने खास मेरे लिए दूध वाले से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए रोज दूध देकर जाना। मेरे पापा मेरी माँ से कहते, मेरी बेटी का ख्याल रखो, देखो उसकी क्या हालत कर दी है उन लोगों ने। मेरी माँ मुझसे पूछती, अदिति आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? क्या तुम उन लोगों में खुश नहीं हो? और आदेश का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? मैं कहती, माँ, सब कुछ ठीक है। मैं जानती थी मेरे माँ बाप शायद असल बात बर्दाश्त न कर सकें। मुझे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे कि एक दिन आदेश का फोन आया। कहने लगा, वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें वहीं लेने आ जाऊंगा और तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने फोन बंद करके अपनी सास को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी कि इसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। ऐसा करो, तुम वापस आ जाओ और वहां पर किसी को कुछ भी मत बताना। मैं वापस चली आई थी। उस वक्त उसने मुझसे वादा किया था मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, और मैं तो उसके बदले रवैये पर हैरान भी थी। कहने लगा, अरे, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? मैं अपनी बच्ची का भी बहुत ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी। बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि आदेश बदल गया है। उस रात उसने मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, बस मेरा सर सहलाता रहा, मेरे हाथ चूमता रहा, कहता रहा, मुझे छोड़कर मत जाना। 1 महीने तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और जब उसे पता चला कि मैं बेटे को जन्म देने वाली हूं तो वह बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, आदिति, मेरे घर बेटा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बेटे का बाप बनूंगा। ये कहते कहते उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊं। मैंने कहा, आदेश, बात सुनो, मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारो। कहने लगा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन तभी उसके चेहरे के तासुरात अचानक ही बदलने लगे थे। उसकी सांस एकदम से फूलने लगी। उसने मुझे जल्दी से नीचे उतार दिया। कहने लगा, नहीं, मेरे घर बेटा नहीं हो सकता। मैं तो हैरान रह गई थी कि अभी यह था, और अभी क्या हो गया
एकदम बदहवासी का शिकार होने लगा था। कहने लगा, मेरा बेटा होगा, उसके साथ वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था, फिर वह भी मेरे जैसा हो जाएगा। मेरा बेटा है, तुम मेरे जैसा ही होगा ना? यह कहकर वह मेरे पास आया। कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा करो, इस बच्चे को मार दो। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, आदेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन वह चिल्लाते हुए कहने लगा, जो कह रहा हूं वह करो। यह कहने के बाद उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया था। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। इससे पहले वह कुछ और करता, मैंने अपनी सास को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी चीख पुकार सुनकर मेरी सास, मेरी दोनों जेठानियां कमरे में आ गईं और आदेश को फौरन से मुझसे पीछे हटाया था। मेरी सास कहने लगी, मेरे कमरे में जाओ। लेकिन वह यही कहे जा रहा था, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं हो सकता। मुझे बेटा होगा तो उसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब था कि उसके साथ कुछ तो हुआ था, वह यूं ही पागल नहीं हुआ था, कोई न कोई वजह जरूर थी। कुछ देर तक उसके चिल्लाने और रोने की आवाजें आती रहीं, मगर धीरे धीरे आवाजें खत्म हो चुकी थीं। एकदम सन्नाटा छा चुका था। मैं अपनी सास के कमरे में अपना दिल थामे बैठी हुई थी। मेरी सास आदेश के ही कमरे में थी। कुछ देर बाद वह आई और कहने लगी, अब वह सो गया है, उठेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, अम्मी जी, उसके साथ क्या मसला है? वह बार बार क्यों कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बेटे के साथ भी होगा? आखिर उसके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बताएं। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें? मैंने कहा, जो भी आदेश के साथ हुआ है मुझे सच्चाई बताएं। मेरी सास कहने लगी, वह नया नया कॉलेज गया था, तो कॉलेज में उस वक्त बड़ी पार्टी चल रही थी। लड़कों ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे, इलेक्शन जारी थे, इसीलिए हर पार्टी के लड़के दूसरे लड़कों से यही कहते कि वह उनकी पार्टी को वोट दें। ये शुरू से ही गुस्से का तेज था। इसे भी किसी ने बोला तो ये कहने लगा कि यह मेरा हक है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसको वोट दूंगा। वह लड़के कहने लगे, अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट न दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। बात पर उन लड़कों ने आदेश को मारना शुरू कर दिया। खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन उस वक्त बात आई गई हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही कॉलेज गया तो वापस नहीं आया। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। हम लोग बहुत परेशान थे कि आखिर वह गया तो कहाँ गया। हर जगह हमने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन यह नहीं मिला। 2 दिन बाद हम पर कयामत बनकर टूटी थी। उसके बाद वह जख्मी हालत में हमें दरवाजे के पास ही मिला था। वह बुखार में तप रहा था, मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। हम उसे अस्पताल लेकर गए। उसके दिमाग पर इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा था। उस वक़्त तो मेरा बेटा हर चीज से डरता था, घबराता था, यहाँ तक अपने भाइयों और अपने बाप को देखकर भी चीखने चिल्लाने लगता। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जाहिर है वह ठीक था। और फिर जब उसे हम एक दिमागी डॉक्टर के पास लेकर गए तो हमें मालूम हुआ कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ था। यह कहकर मेरी सास चुप हो गईं। मैंने कहा, बताएं क्या हुआ था आदेश के साथ? वह रोने लगीं, कहने लगीं, जिन लड़कों से उसकी लड़ाई हुई थी उन्होंने कॉलेज के कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ जुल्म किया था। 5 दिन तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। मेरा बेटा तो फर्स्ट ईयर में था, उसकी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं थी, उसका तो इन बातों की तरफ ध्यान तक न था। इसलिए इन बातों ने और इस तरह के जुल्म ने मेरे बेटे को जिस्मानी अजियत के साथ साथ उसके दिमाग पर भी असर दिए थे। उसका कोई भाई भी अगर उसका हाथ पकड़ लेता तो वह समझता शायद मेरा भाई भी मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। वह यूं डरता जैसे कि लड़की हो। उसका इलाज हम करवा करवा कर थक चुके हैं और बहुत कोशिश की वह आगे की पढ़ाई भी करे, लेकिन वह किताब को हाथ भी नहीं लगा सकता। कॉलेज के नाम पर रोने लगता था, कहता था कॉलेज नहीं जाऊंगा। उसके पापा उसे दुकान पर ले जाने लगे, लेकिन वहां भी उसका यही हाल था। उसको हर चलता फिरता लड़का जो उसकी तरफ एक नजर भी देख लेता, उसे यही लगता कि यह उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है, उसे इसलिए देख रहा है ताकि उस पर जुल्म कर सके। ये दुकान पर भी चीखने चिल्लाने लगता और डर कर अपने पापा के पीछे छुप जाता और इसलिए घर पर रहने लगा था। हम उसका इलाज डॉक्टर से करवा रहे हैं। डॉक्टर कहते थे कि शादी हो तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, अम्मी जी, कितने सालों से वह इस बीमारी में घिरा हुआ है और आपने हमें बताने की भी कोशिश नहीं की। मेरी सास कहने लगी, मैं क्यों बताती किसी को,
मेरे बेटे में कोई ऐब थोड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहा। लेकिन फिर भी वह कहने लगी, बस मेरे बेटे को इल्जाम मत दो, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा ध्यान पाकर वह ठीक हो जाएगा। और मैं यह सोच रही थी कि उसको कौन सी मेरी तवज्जो और प्यार चाहिए। वह आदमी तो मेरी सुनता ही नहीं था। मैं अब समझ गई थी कि उसके अंदर जुनून और दर्द देने की वजह क्या थी, क्योंकि उसने मर्दों से दर्द सहा था और उसी चीज का बदला वह मेरे जिस्म को नोच नोच कर लेता था। मेरा रोना, चीखें उसे सुकून देती थीं। मेरे आंसू देखकर वह पागल हो जाता था। कहता था कि मोहब्बत दर्द सहने का नाम है और मेरी मोहब्बत पर जब तुम रोती हो तो मुझे और भी प्यारी लगती हो। मैं उसके सामने जब हाथ जोड़ती कि भगवान के लिए आदेश मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यह भी सच था कि वह मुझसे मोहब्बत भी करता था। अगर मैं उसे कहीं नजर न आती तो पूरा घर सर पर उठा लेता था, लेकिन मुझे चैन से जीने भी नहीं देता था। फिर जिस काम से मैं डरती वह वही काम करता। मैं एक जीती जागती इंसान थी। एक दिमागी मरीज के जुनून का निशाना कब तक बन सकती थी। मैंने जब एक बेटे को जन्म दिया तो सब खुश थे, सिवाय आदेश के। उसकी हालत अजीब सी थी। कहता था, यह बड़ा होकर मुझ जैसा हो जाएगा, इसकी शक्ल भी मेरे जैसी है, नसीब भी मेरे जैसा होगा, मैं इसे अभी गला घोंट कर मार डालूंगा। बड़ी मुश्किल से मेरी दोनों जेठानियों ने उसे पीछे किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया था। आदेश का जुनून तो ठीक होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था। एक हफ्ते उसे अलग कमरे में बंद किया था, लेकिन वह मुझे ही पुकारता रहता। कहता है, मेरी अदिति को मेरे पास ले आओ। मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं। वह दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा खोल दो, मुझे उसके पास जाना है। मैं इस कमरे में घुट घुट कर मरना नहीं चाहता। मुझे उसकी हालत पर तरस भी आता था। हफ्ते के बाद मैं ही उसके कमरे में खाना लेकर गई थी, वरना तो मेरे जेठ ही लेकर जाते थे। वह हर चीज तोड़ने लगता। कहता, अदिति को बुलाओ, मुझे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है। जब तक मैं उसको नहीं देख लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब मैं उसके कमरे में खाना बनाकर लेकर गई, उसकी हालत देखकर मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरे दोनों जेठ ने उसे कुर्सी पर बांध रखा था, क्योंकि वह जब भी बेकाबू होता तो वह अपने भाइयों को भी मारता पीटता था। वह मुश्किल से उसे संभालते थे। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, रो रो कर आंखें लाल थीं। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, आ गई तुम, मेरा ख्याल आ गया तुम्हें। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इधर आओ मेरे पास। मैं डरते डरते उसके पास आई, अपने दोनों हाथों से रोटी का निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब ले गई। वह कहने लगा, मेरा हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे बड़े भाई बहुत बुरे हैं, देखो कितनी कस के रस्सी बांधी है। देखो मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं। लेकिन मेरे जेठ ने मुझे मना कर दिया कि उसके हाथ मत खोलो, वरना यह काबू से बाहर हो जाएगा। मैंने कहा, पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपके हाथ खोल दूंगी। उसने मेरे हाथ से खाना खाया। कहने लगा, मेरे करीब आओ। मैं उसके पास होकर बैठ गई। कहने लगा, मेरे पास बैठी रहो और मुझसे दूर मत जाया करो। मैंने उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपने हाथों से साफ किए थे, उसके बिखरे बालों को सही किया था। कहने लगा, भगवान के लिए मेरी रस्सियों को खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। खुद को आजाद पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने से लगाकर जोर से भींचा था, इतना जोर से कि मैं अगला सांस नहीं ले पा रही थी। कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने अंदर ले लूं। इतनी मोहब्बत करता हूं तुमसे, फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को भर लिया था। कहने लगा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? कहीं भी तो नहीं। फिर वह अपना मुंह मेरी गर्दन के पास ले गया और उसके बाद मेरी चीखें इस कदर तेज थीं कि मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार उसने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकलने लगा था। उस पर जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि सबके छुड़ाने पर भी वह मुझे छोड़ नहीं रहा। कहने लगा, जाओ यहां से, मुझे अपने पागलपन को इस लड़की पर ही उतारना है। ये मेरी बीवी है, मुझसे दूर रखोगे तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे अपने जुनून का निशाना बनाऊंगा। मेरे जेठ ने उसके हाथ पर टीका लगा दिया था, शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ ही देर में वह बेहोशी में जा चुका था।
मेरे जेठ ने मुझे डांटा कि तुमने उसकी रस्सियां क्यों खोली थीं। मैं फिर दोबारा आदेश के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन एक रात मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो आदेश था। न जाने कैसे वह अपने कमरे से निकल आया था। मेरे बिस्तर पर मेरे बेटे को लेटा देखा तो उसकी तरफ आ गया। कहने लगा, ये अभी तक जिंदा है। तुमने इसे मारा नहीं? तुम जानती हो ना यह मेरा बेटा है, मेरा जैसा ही निकलेगा। मैंने कहा, आदेश, जाओ यहां से। तुम यहां क्या करने आए हो? लेकिन मेरी जान तो उस वक्त निकली जब उसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, उसे पीछे करने लगी, लेकिन जब तक सब लोग कमरे में आते मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख रही थी, ये कातिल है, ये इंसान नहीं। भगवान के लिए इसे पागल खाने छोड़ दो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन अब भी मेरी सास की यही रट थी। कहने लगी, मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी डिप्रेशन है। इसीलिए कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोई भी उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। बस यही कहा जाएगा कि बच्चा खुद अपनी मौत मरा है। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रखा था। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने चीख चीख कर सबको बताया, मेरा बेटा जिंदा है, बेटा जिंदा है, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे थे। जैसे तैसे मेरे बेटे की जान बचा ली गई थी, लेकिन आदेश को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। या तो आदेश से तलाक लेकर चली जाती, या फिर आदेश को किसी न किसी तरह ठीक करना था। मैंने एक एक तरकीब सोची आदेश को ठीक करने की। मैंने एक बेजान गुड़िया को सफेद कफन में लपेटकर आदेश के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, ये लो आदेश, तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाओ जाकर इसे दफना दो। आज तुम्हारे अंदर के जानवर को सुकून मिल जाएगा कि तुमने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। सफेद कफन में लिपटे बेजान गुड़िया को देखकर आदेश के हाथ उस पुतले के लिए कांपे थे। उसके चेहरे पर डर समाया था। मैंने कहा, जाओ आदेश, यह किस्सा पूरी तरह खत्म कर दो, और चाहो तो मेरे साथ भी यही सब कुछ कर सकते हो जो अपने बेटे के साथ किया है। मुझे भी मेरे बेटे के साथ खत्म कर दो। मेरे जेठ मेरे इस काम में शामिल थे। वह आदेश को लेकर मेरे बच्चे को दफनाने के लिए चल पड़े। और जब बच्चे को दफनाने के लिए मेरे जेठ ने उस मिट्टी को खोदा, उसे मिट्टी में रखा तो आदेश चीखने लगा, चिल्लाने लगा था, जोर जोर से रो रहा था, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, ये कैसे हो सकता है? मेरे जेठ ने कहा, खुद तुमने अपने हाथों से मारा है, इससे अब तुम्हें किस बात का दुख है? इतनी देर में ही उस बेजान गुड़िया को मेरे जेठ जमीन के अंदर रख चुके थे। लेकिन आदेश पर तो पागलपन का दोहरा दौरा पड़ा था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था। निकालो, निकालो मेरे बेटे को बाहर। पागलपन का दौरा पड़ते ही आदेश बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे जेठ उसे लेकर अस्पताल गए थे। कुछ ही देर में उसे होश आ गया था, लेकिन अब वह रो रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था। कुछ ही देर बाद मैं भी उसके सामने चली गई थी। मुझे देखकर वह और भी ज्यादा रोने लगा। मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, आदेश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम आदेश को घर ले आए थे। उसकी नजर में उसका बच्चा मर चुका था, इसीलिए मैं अपने बच्चे को उसके सामने नहीं लाई थी। आदेश पहले से अब काफी बदल चुका था, बिल्कुल चुप रहने लगा था। मुझे कुछ भी नहीं कहता था, मेरी सारी बातें भी मान लेता था। बच्चे की मौत के सदमे ने उसके दिमाग पर काफी असर डाला था। पुराने सारे दर्द, सारे जख्म बच्चे की मौत के दर्द ने भी मिटा दिए थे। सच कहा है किसी ने, बच्चों की तकलीफ से बढ़कर कोई दर्द हो ही नहीं सकता। और शायद अपने बच्चे की मौत का दर्द उसके सारे दर्द और तकलीफों पर भारी था। वह हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता रहता था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब बच्चा रोया तो उसके रोने की आवाज आदेश के कानों में पड़ी थी। वह एकदम उठकर बैठ गया, कहने लगा, देखो मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, आदेश, तुम्हारा बच्चा नहीं है। याद है ना तुमने अपने बच्चे के साथ क्या किया था? वह अपने हाथों को देखने लगा और अपने हाथों को जोर जोर से बिस्तर पर मारने लगा। कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूं? अगले ही पल मेरे बच्चे के रोने की आवाज दोबारा से आदेश के कानों में पड़ी, और इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। आवाज सुनकर वह फौरन कमरे से भागा था और अपनी माँ के कमरे में पहुंच गया।
मेरी सास बच्चे को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने अपने बच्चे को देखा तो एकदम से दीवाना सा हो गया था। मेरे जेठ जेठानियां भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे कि कहीं फिर से बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन आदेश अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे बेतहाशा सूंघने लगा, अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा मर नहीं सकता। मेरा बच्चा जिंदा है। वह रो रहा था। अब इसे छुपाना बेकार था कि उसका बच्चा मर चुका है। मैं अब अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में ही रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं बच्चे को फिर से नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाप बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। हर वक्त उसे गोद में लिए उसे चूमता रहता, उसे प्यार करता। मुझे भी अब बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। बच्चे की मोहब्बत ने आदेश को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है। आदेश अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया है और वह अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका है और मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, ये एक सच्चा हादसा था जो मैंने आप लोगों को सुनाया है, लेकिन आप लोगों से एक सवाल भी है कि क्या इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज सिर्फ शादी है? अदिति की किस्मत अच्छी थी या फिर बच्चे की किस्मत थी कि वह बच गया था और आदेश भी ठीक हो गया था? लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां इस तरह के मरीज ठीक नहीं होते और ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए क्या? शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब ऐसे बिगड़े हुए लड़के जिन्हें उनके माँ बाप भी न सुधार सकते हों, क्या उसे किसी और की जिंदगी में शामिल कर देना चाहिए? ये करके शादी होगी तो वह लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए दूसरों की बेटियों के साथ यह घिनौना खेल खेलना छोड़ दें। अपने बेटों की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाली आपको दुआएं दें, बद्दुआएं नहीं। जैसा कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने भी किसी की बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। इसीलिए पराई बेटी पर जुल्म न करें। अपने बेटे को सुधारने के लिए अपनी कोशिश करें। किसी बेटी के साथ उसकी शादी न करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियो समय पर पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।